कमल जी ने मुझे मौका दे दिया कहानी बोलने का, तो मैं कहानी बोलता हूँ जी। है ना। तो हम लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। तो कहानी मैं आपको बताता हूँ दो प्राणियों की, है ना। तो मैं रोज छत पे जाता हूँ और लगभग लगभग 7-8 किलो 5-6 अनाजों को मिक्स करता हूँ। मतलब गेहूं, थोड़े चावल, चावल जो टुकड़ा बोलते हैं, फिर उसमें बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है, और जो नमकीन होता है वो कौवा खाता है, उसको अच्छा लगता है, तो नमकीन भी होता है, मिक्स करके डालते हैं। फिर रोज मैं 3 अंडे भी डालता हूँ। तो 3 अंडों को जो कुक्ड राइस होता है उसमें मसल के डाल देता हूँ। तो मेरे पूर्वज तो सारे नॉनवेज थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नॉनवेज देता हूँ, है ना, कौवों को और पक्षियों को। तो वहाँ पे ईगल भी आता है, मोर भी आता है, पैरट भी आता है, पिजन भी आता है, छोटे छोटे पक्षी भी आते हैं क्योंकि बाजरा होता है। तो सारे मिलके खाते हैं। जब एक बड़ा ईगल ऊपर से आता है नीचे, जब नीचे आता है तो सब बर्ड्स फड़फड़ करके उड़ जाते हैं, लेकिन जब वो लैंड हो जाता है और खाने लग जाते हैं तो वापिस सारे बर्ड आते हैं। तो ईगल बहुत बड़ा पक्षी है, उसके बगल में कौवा भी खा रहा है, पिजन भी खा रहा है, सब मिल के खा रहे हैं। एक दिन मैंने देखा गौरव एंड नवीन कि खाना मैं डाल रहा हूँ एक जगह पे, 180 डिग्री अपोजिट छत के दूसरे एंड में एक कौवा बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा खाना यहाँ डाला है, सारे जो पक्षी है, प्राणी है, वो इस तरफ है, खाने की तरफ है, अकेला एक कौवा यहाँ क्यों बैठा है। तो एंड लाइक आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ यू, क्यूरियोसिटी इज क्यूरियोसिटी। तो आप किसी भी चीज की चिंता कर सकते हैं और एंड तक जा सकते हैं, उसके तह तक। तो मैंने सोचा ये कौवे का बिहेवियर बड़ा अजीब है, तो इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे होके देखा, वैसे होके देखा, टेढ़ा वेढ़ा होके देखा, तो मैंने पाया कि ये कौवे को एक ही टांग थी। और ये मैं सत्य घटना बोल रहा हूँ, मेरी देखी हुई, तो कोई कहानी नहीं है। तो कौवे को एक ही टांग थी, दूसरी तरफ सारे कौवे कबूतर सारे खाना खा रहे हैं, एक टांग वाला कौवा अकेला बैठा हुआ है, और जिस साइड में वो बैठा हुआ है उसी साइड में सूरज है। तो मैं वहाँ सूरज भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो जो होता है ना उनके, ओम राम रीम रोम सा सूर्याय नमः, उद्यत किरंजलाय नमः, नित्यानंदाय नमः, नित्य स्तुत्याय नमः, वरिण्याय नमः, इनके जितने नाम है 108 के 108 रट गए हैं तो सारे बोल देता हूँ। आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलता हूँ तो बहुत टाइम लगता है उसको, तो 10 मिनट लग जाते हैं क्योंकि उसमें 30 से ऊपर स्टैंजा है। तो टू कम बैक टू दैट क्रो अकेले बैठा था और मैं उसको देख रहा था कि ये लंगड़ा है, एक ही पैर है इसको। फिर मैंने देखा 2-3 मिनट में दूसरे साइड से एक कौवा आया, अपनी चोंच में दाना लेके आया, इस कौवे के बगल में बैठ के लंगड़े कौवे को, जिसकी 2 टांगे शाबूत हैं, वो कौवा खिला रहा है ना, खिला के फिर वापस उड़ के जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, उसको खिला रहा है। तो ये प्रक्रिया कुछ मिनटों तक चली। वो खाना जो मैं डालता हूँ उसको खत्म होने में कुछ आधा घंटा लगता है। एंड में फिर जो बाजरा वाजरा बचता है वो कबूतर खाते रहते हैं। तो ये जो लंगड़ा कौवा था, मैंने देखा कि जब वो एक टांग से उड़ा, जब वो उड़ा उसका खाना हो गया था, तब जब वो उड़ा तो उसका साथी उसके साथ उड़ा। अभी मेरी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि कौवे में मेल कौन है फीमेल कौन है समझ नहीं आता है। तो उसमें मेल कौन था फीमेल कौन था मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें एक सक्षम था, एक असक्षम था, या असक्षम नहीं बोलेंगे, उससे दुर्घटना हो गई, उसमें कुछ कैपेबिलिटी की कमी थी। तो फिर मैं चिंता करने लगा, विचार करने लगा
कि ये लंगड़ा कौवा उस तरफ क्यों नहीं जाके खाता वो भीड़ में। तो अगर आपने कभी कौवे की लड़ाई देखी है किसी ने क्या, अपने जितने दोस्त हैं यहाँ पे? नहीं सर। तो वो भी एक देखने वाला विषय होता है कि प्राणी आपस में लड़ते कैसे हैं, जूझते कैसे हैं। और वो इंसान को सीखने लायक है कि दो प्राणी जब जूझते हैं आपस में, वो इतने ही हद तक जूझते हैं कि दोनों जिंदा बचते हैं। जैसे एक कौवा दूसरे के साथ जब झगड़ा करता है तो अपने क्लॉ से वो दूसरे कौवे को नीचे दबाता है जमीन पे, अपने पीठ के तले। तो कौवे की टांगे हवा में और उसको बड़ा कौवा मतलब ताकतवर हुआ दबा रहा है। एक जब दूसरे को दाब देता है जमीन पे, तब उनका युद्ध खत्म हो जाता है। तो जो गिरा हुआ कौवा है उसने मान लिया कि तू ताकतवर है, सक्षम है, तूने मुझे गिरा दिया, मैं हार गया। तो फिर वो बड़ा कौवा हट जाता है, अपना खाना खाता है। ये जो नीचे गिरा हुआ कौवा होता है वह ऐसे ऐसी टांगे जो है हिलाता है हवा में, और फिर टेढ़ा होके एक पैर से, और वो पंख भी फड़फड़ाता है। क्योंकि उसकी दो टांगे हैं तो वो एक साइड में बॉडी को टिल्ट करके फिर उड़ जाता है। ये मैंने सोचा कि आप वो लंगड़े कौवे की बुद्धि देखिए। उसको पता है कि यहाँ भीड़ है, अगर मैं कहीं गलती से गिर गया तो जो दो टांग वाला कौवा भी जो उठने में जितनी समस्या होती है उसको, एक टांग वाले को तो बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया, जो भी थे दो, मतलब उनमें प्रेम था। तो ये घटना। सेकंड जो मैं स्टोरी, मतलब आई एम सेइंग दैट इवन एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। हर एक के स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानते हैं, जिसकी जो वीकनेस है अपने साथी में उसको कवर करते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो वो कौवे की कहानी। सेकंड कहानी जो मेरी एक फेवरेट फीमेल डॉग है, वो यहाँ मेरे पार्क में वो और उसका गैंग है। इसका नाम रानी है, उसके गैंग में एक का नाम बडी है, वो फीमेल है। एक का नाम लव है, वो फीमेल है। एक का नाम शायलॉग है, वो मेल है, वो शायद अल्फा मेल है। वो इन सब लोगों का खाना खाते रहता है, इसलिए उसका नाम शायलॉग है। और एक का नाम रेड है। रेड जो है ये कुत्ता बाहर से आया हुआ है। बडी, शायलॉग और रानी, ये तीन, मतलब दो बहनें और एक भाई, ये तीन एक ही फैमिली से हैं। लव जो है वो भी डॉग है, वो 11 साल की है, तो वो इनकी शायद बड़ी बहन आप मान लो। तो 4 हो गए एक फैमिली मेंबर। रेड जो है वो बाहर से आया हुआ 5, और एक बूढ़ा है उनमें। बूढ़े का कोई नाम नहीं है, तो वो शायद इनका जो भी है रिलेटिव होगा या बहुत बड़ा भाई होगा, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये भी मैंने वहां चिंता कर करके ये पता लगाया, ये जो रानी है ये सबको प्यार देती है। हर जो दूसरे जो 5-6 लोग हैं, ये रानी के पास पहुंच जाते हैं, तो रानी कभी उनके कान के पीछे जो पार्ट है या नेक का पार्ट है वो साफ करते रहती है अपने मुंह से। इसको ग्रूमिंग कहते हैं जानवरों में, प्राणियों में। ग्रूमिंग मतलब सफाई करते रहते हैं अपनी बॉडी की। तो ज्यादातर वो खुद ही करते हैं, खुद ही कुत्ता या खुद ही बिल्ली अपने आप को सफाई करते रहते हैं। अगर आप देखे होंगे तो अपने पॉज को भी साफ करते रहते हैं, अपने बॉडी को भी साफ करते रहते हैं, फ्लीज निकालते रहते हैं, नहीं तो जमीन पे लेट के भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रानी जो मैंने देखा कि ये एक अजीबो गरीब प्राणी है कि वो सारे बाकी कुत्तों की जो है सफाई करना, उनका ग्रूमिंग करना। फिर जो पार्क के अंदर जो लोग अपने अपने कुत्तों को लेके आते हैं, कुत्तों में फितरत होती है कि सामने वाले कुत्ते आ गए तो उन पे भौंकना चालू कर दो। तो जो रानी है इनमें बहुत हाई आईक्यू वाली है। तो वो क्या करती है कि जो कुत्ते जिनके साथ मालिक आते हैं पार्क में, वो जाके फटाफट उनसे हर बार मतलब जब भी वो कुत्ते आते हैं ये पहले जाके दोस्ती करती है उनके साथ। मतलब उनके संग खड़ा रहना, टेल को वैग करना, उनके मालिकों के पास खड़ा रहना।
तो वो जो फाइटिंग जो होता है स्पिरिट उनमें आपो आप जो कम हो जाता है कि रानी ये बाकी 5-6 कुत्तों को समझाती है कि गधो ये अपना दुश्मन नहीं है, ये अपना टेरिटरी कब्जा करने नहीं आया है, ये तो ये मनुष्य के साथ जो आया हुआ है वो तो एक बंधुआ मजदूर है कि उसको रोज यहाँ लेके आता है ये मनुष्य, तो ये अपना टेरिटरी कब्जा नहीं कर रहा है। तो मैंने वो समझदारी देखी, वो रानी जो है वो अपने भाइयों की, बहनों की, बड़े भाइयों की केयर करते हुए देखा। तो मैंने देखा एंड यस्टरडे आई वाज रिमार्किंग कि कमल जी, हमको स्टीफन कोवी ने 1990s में वो बुक पढ़ा, मैंने, आप में से लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो जो बुक है स्टीफन कोवी की, उसमें लाइक आई हैड मेंशन्ड इन माय स्पीच अर्लियर दैट ही सेज व्हाट आर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो 7 हैबिट्स जो है, इट इज इजी टू रिमेम्बर देम। Anybody who studies Rani or studies that crow will realize even animals will practice them, or animals do practice them. कि जैसे पहला जो गुड हैबिट जो मानते हैं इफेक्टिव पीपल का, वो प्रोएक्टिविटी है। तो वो क्रो में प्रोएक्टिविटी थी, ये रानी में प्रोएक्टिविटी है, क्या कहते हैं जो फीमेल डॉग है उसमें। फिर उसमें दूसरा हैबिट बोलते हैं कीप एन एंड इन माइंड, मतलब आपको मंजिल क्या अचीव करना है पहले आप सोच के रखना। जब आप सोचेंगे कि ऐसा ऐसी संस्था बने, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, अगर हम कुछ एंड, कुछ मंजिल हमारे माइंड में रखेंगे तब हम वहां पहुंचेंगे। वो अगर मंजिल हमारे माइंड में नहीं है तो हम नहीं पहुंचेंगे, हम भटकते रहेंगे। तो वो एंड इन माइंड कुत्ते को पता है, ये कौवे को पता है। उसके बाद फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तीसरा हैबिट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटाइज। तो कुत्ते को पता है कि प्रायोरिटीज कहाँ है, कौवे को पता है प्रायोरिटी है। मैं अगर भीड़ में जाऊंगी तो मेरे को कोई गिरा देगा। ये कुतिया को पता है कि प्रायोरिटी जो है ये क्लाइंट को खुश रखना है, बनस्पति इसके कि उनके मालकी के जो कुत्ते हैं उन पे भौंकना वगैरह। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। उसके बाद टी, थिंक विन विन, मतलब हम विन विन सोचे। बहुत बेसिक चीज है, नो एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी। फिर एस इज सिनर्जाइज, वो भी वही बहुत बेसिक चीज है, कोई समझाने की बात नहीं है। लास्ट इज sharpen the saw, basically sharpen your skills. So which these between the crows, they were feeding each other and all that. It was like a technology in action. How they have achieved that skill, that one fellow is feeding the other fellow, both are not going hungry, both are happy, both are partners of each other. Same thing at Rani's end, where I have seen that this dog is very evolved. In fact, मैं एक वीडियो उसी पे बनाने वाला हूँ। तो हम लोग तो बहुत ही ऊंचे प्राणी है एज कंपेयर टू कुत्ता और कौवा। पर मैं कह रहा हूँ कि हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो भी हम देखते हैं कि जो एनिमल जिसको हम कहते हैं ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है, मतलब ये जो बड़ा चीज होता है सर में, ये पूरा सीट ऑफ थिंकिंग है, रीजनिंग है, ये उसमें नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं कि ये जानवर है ना। ये लिम्बिक सिस्टम से चलता है, मतलब अपने इमोशन से चलता है, फितरत से चलता है। इसको भूख लग गया इस तरह से करता है, ऐसे हम सोचते हैं। और वो ऐसा नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है। जैसे वो कौवों का मैंने आपको बताया है, उसमें वो प्रोएक्टिवनेस और वो सब चीज जो 7 हैबिट्स वाले हैं उसमें भी है कि मैं जब पार्क के अंदर दाखिल होता हूँ तो ऊपर जो कौवे हैं जो पेड़ों में हैं, जो पोल पे खड़े हैं, मतलब तारों पे हैं, उनको पता है ये आदमी खाना लेके आ रहा है। तो मेरे पीछे पीछे उड़ते आते हैं कि
मैं चल रहा हूँ, मैं एक यू करता हूँ और फिर खाना डालता हूँ जमीन पे, तो वो पूरा यू मेरे साथ साथ ऊपर उड़ते हैं, और जहां मैं खाना डालता हूँ वहां वो जमीन पे उतर जाते हैं खाना डालने से पहले। सो दिस इज वेरी हाई डिग्री ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स, सो दे आर नॉट what we think they are, and the human beings have infinite capacity। मतलब अगर कुत्ते को और बिल्ली को और कौवे को देखेंगे तो हमारा कैपेसिटी इनफाइनाइट है। मतलब हम कहाँ का कहाँ सोच सकते हैं। तो द रीजन बिहाइंड गेटिंग ILF and ISAP together is we are all very educated people, highly educated, Dr. Manisha, Ashish, everybody. We have some weaknesses at ILF, some strengths at ILF. We have some weaknesses at ISAP, some strengths at ISAP. Very talented 5, 6, 7 people जितने भी ILF में हैं, और यहाँ ISAP में लीडरशिप में भी 8-10 लोग हैं। तो इन लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि आप सब साथ में आए और बैठ के चिंता करें। मतलब we have to get together, think as a common unit. We are a common unit. So हमको अलग अलग नहीं सोचना है कि मैं ILF चला रहा हूँ या चला रही हूँ, मेरे को क्या लेना देना है, NGO ये क्या करते हैं, फला ठिकाना वगैरह, ऐसे नहीं सोचना है। ना ही ISAP में सोचना है कि ये तो 1 करोड़ की संस्था है, मैं तो अकेला 25 करोड़ का काम देख रहा हूँ, पता नहीं इतना टाइम इनको क्यों दिया जाता है। ऐसे भी नहीं सोचना है। ISAP वाले ऐसे नहीं सोचेंगे, ILF वाले ऐसे नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे कि ILF ISAP का एक यूनिट है, और ILF से ISAP को बहुत नाम मिलता है। ILF जो एक्टिविटी है ये भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर सबके विजन को मतलब के अनुरूप है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को पूरक है। जैसे दो कौवों का मैंने आपको बताया, तो ये दोनों साथ में चलें, सिनर्जाइज करें। मनीषा भी सोचे, आशीष भी सोचे कि ISAP में कैसे काम बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ सकता है। ISAP भी सोचे कि ये ILF का जो इंक्यूबेशन का एक्टिविटी है वो ISAP में हो, ILF में हो, जैसे भी हो। आज मनीषा ने लिखा है कि ATG चाहिए और 12A चाहिए, तो अप्लाई कर दीजिए। तो I want synergies between the two organizations, complementary work among the two organizations, and every single person to think as one unit. We are one unit. So we have to think as one unit. This is my this is my address, which I have took the opportunity since Kamalji, you gave it to me.